हेलो एवरीवन, आज हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके फिजिक्स का दूसरा चैप्टर भौतिक विज्ञान क्लास 10 के दूसरा चैप्टर है, जो आज हम लोग पूरे हिंदी माध्यम से जानेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया। मानव नेत्र इंग्लिश में बोलते द ह्यूमन आई एंड द वर्ल्ड इज कलरफुल, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही अज्ञानग्राही है कि ये आपका क्या मूल्यवान है। और आपके पास ह्यूमन आई नहीं है, अगर आपके पास नेत्र या आँख नहीं है तो आप दुनिया को नहीं देख सकते हो। दुनिया क्या, आपको अंधेरा दिखेगा और आप दुनिया के बारे में नहीं कर सकते कि रंग बिरंगे के बारे या सीन के बारे, दृश्य के बारे में आप नहीं जान पाओगे। तो यहाँ कैमरे की भांति कार्य करता, जो मानव नेत्र है वो कैसा कैमरे के भांति वो कैसा काम करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। और हम इस अद्भुत संसार के जो रंग बिरंगे चीज़ है उसे हम किसके द्वारा, मानव नेत्र के द्वारा, जो नेत्र हमें मिला है उसी के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र आपका क्या है, एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही अज्ञात है, जो एक कैमरे के भांति काम करता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। दूसरा, यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। जो आपका यह नेत्र है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, आपका गोलक के फॉर्म में होता है। और ये नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। जो आपका गोल का, जो आपका नेत्र का गोलक है का व्यास जो होता है वो कितना, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। अब आते हैं आगे, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य देखेंगे। मानव नेत्र का विभिन्न भाग और उसका कार्य देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या बोलता है मानव। तो आप क्या, ये आपका ये ह्यूमन आई है, ये आपका मानव नेत्र है। मानव नेत्र में सबसे पहले जो होता है श्वेत मंडल होता है। श्वेत मंडल होता है, उसको इंग्लिश में कॉर्निया बोलते हैं श्वेत मंडल को। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, नेत्रोदय होता है। नेत्रोदय के बाद यहाँ पे आपका पुतली होता है। पुतली के बाद ये आपका जो है परितारिका है। परितारिका है, उसको इंग्लिश में इरिस बोलते हैं। पुतली को क्या बोलते हैं, पप्पिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पप्पिल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्रिस्टल लेंस है। क्या है, क्रिस्टल लेंस है। उसके बाद ये आपका जो है पक्षमावी पेशियाँ है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलियरली मसल है। क्या है, सिलियरली मसल है। तो ये आपका दृष्टिपटल, इसी को बोलते हैं रेटिना। ये क्या है, रेटिना है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका दीर्घ तंत्रिका है, आपका जो इमेज बना उसको क्या तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाने का काम दीर्घ तंत्रिका का काम होता है। अब एक एक करके उसका कार्य पढ़ेंगे कि कॉर्निया या श्वेत मंडल जो है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है वो हम जानेंगे। तो यह नेत्र के अर्घ भाग का एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। इसके वो जो आपके आँख का जो पहला भाग है वो आपका क्या अर्घ भाग है, वो उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी झिल्ली कहते हैं। उसका नाम है श्वेत मंडल या कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो आपका नेत्र में जो प्रवेश कर रहा है आपका प्रकाश की किरण, वो अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कौन कर देता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया ही कर देता है अधिकांश अपवर्तन। ये आपको समझ आ गया। कार्य इसका क्या है, इसका कॉर्निया का कार्य क्या है श्वेत मंडल का, तो इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। इसी में होकर क्या करता है, प्रकाश जो है प्रवेश करता है और उसे क्या अधिकांश जो है प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, अपवर्तन करा देता है। कौन करवाता है, आपकी कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ये नेत्र का सबसे क्या होता है, नाजुक भाग होता है। ये आप रियल आई देख सकते हो, ये नेत्र है आपका। इस नेत्र में आप देख सकते हो क्या, ये आपका कॉर्निया है। ये बाहरी वाला जो परत है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। पतली झिल्ली के होते हैं। उसके अंदर जस्ट क्या होता है, पप्पिल होता है। और उसके बगल में जो है आपका क्या होता है, परितारिका इरिस होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्या, यहाँ पे आता है परितारिका। परितारिका क्या होता है, कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। या कहाँ, कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है। ये कहाँ, कॉर्निया के जस्ट पीछे आपका परितारिका होता है। और ये जो होता है कैसा होता है,
एक गहरा वलयकार पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को क्या करता है, पुतली के आकार को, आपका पपिल के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है, आप पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसका काम है पुतली की जो आकार है, पुतली का साइज जो है उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल में करना परिचारिका का काम है। समझ आ गया। अब आता है क्या, पुतली। पुतली क्या है, या परिचारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान है, छिद्र है। क्या है, एक परिचारिका जो है, परिचारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान या छिद्र है जो परिचारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। तो आप ये इरिस देख रहे हो, ये पुतली जो है, पुतली आपका क्या, इरिस परिचारिका में एक छिद्र होता है, वलय छिद्र होता है, एक रिक्त स्थान होता है और ये जो परिचारिका के केंद्र में होता है, परिचारिका के केंद्र में होता है। और ये कहाँ पे, अभिनेत्र लेंस या उत्तल लेंस में जाकर क्या करता है, क्रिस्टल लेंस में जाके खुलता है। इसका काम क्या है, नेत्र में जो आपका जो प्रकाश की किरण जो आपका एंटर कर रहा, प्रवेश कर रहा है, उसको नियंत्रित करता है। कौन करता है, आपके पुतली। जब परिचारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। जब परिचारिका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो पुतली भी क्या हो जाता है, पुतली का साइज जो है, पुतली का आकार जो है कम हो जाता है। और कम हो जाने के कारण नेत्र में जो प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रकाश जो प्रवेश कर रहा है उसका भी मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब परिचारिका फैलता है, परिचारिका क्या है, परिचारिका का साइज बढ़ता है, फैलता है, तो पुतली का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें क्या, नेत्र में जो प्रकाश इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसका भी मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब आप अगर आप ज़्यादा वाला लाइट में जाओगे तो आपका इरिस जो है, आपका जो इरिस परिचारिका है उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से आपका पपिल क्या हो जाता है, पपिल जो है आपका पुतली वो छोटा हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है और वहाँ पे आपका प्रकाश जो है वो आपका कम इंटर करता है। ठीक है। और वही अगर आप छाया वाला रूम में चल गए, अंधेरा वाला रूम में, तो वहां पे आपका परिचारिका क्या होता है, फैलते हैं, परिचारिका आपका फैलेगा और फैलेगा तो पुतली का साइज बड़ा होगा और वहां पे आपका लाइट ज्यादा, प्रकाश आपका ज्यादा प्रवेश करता है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पर अभिनेत्र लेंस, या उसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्रिस्टल लेंस बोलते हैं। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। क्या है, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी, उत्तल पारदर्शी लेंस उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और क्या, मुलायम पदार्थ से बना है, एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना हुआ है जो एक पारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को क्या, फोकसित करके अपना आकार बदलता रहता है। वस्तु को फोकस करके क्या बनाता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनवाता है कहां पे, आपके रेटिना पे, अस्कल पटल पे। ठीक। और वहां पे आपका इमेज बना दे, प्रतिबिंब बनाने, और क्या होता है, डिफरेंट अपना आकार बदलते रहता है। वो कौन, अभिनेत्र लेंस। उसका कार्य क्या है, वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वो हर वस्तु का क्या, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहां पे बनाता है, आपके रेटिना पे बनवाता है। अब आता है क्या, नेक्स्ट, पक्षमाभी पेशियां, सिलियरली मसल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलियरली मसल बोलते हैं। पक्षमाभी पेशियां, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है। ये किसको, जो आपका अभिनेत्र लेंस है उसको क्या, पकड़े हुए रखती है या लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो आपका अभिनेत्र लेंस को क्या किया रहता है, पकड़े हुए रहता है और उसे क्या, ये लेंस के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, पक्षमाभी पेशियां। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है। अगर किसी कारणवश क्या, पेशिया में, ये आपके पक्षमाभी पेशिया में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस का क्या, आकार बदल नहीं पाता है और उसके कारण से आपका समंजन जो क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है। तो इसी कारण आपका 3-4 बीमारी होता है, आपका आंख का डिफेक्ट होता है, क्या क्या, माइपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबाइपिया। ठीक है। ये सब बीमारी आपके सिलियरली मसल्स के कारण होते हैं और आप बोल सकते हैं तो कैटरेक्ट बीमारी भी होती है। ठीक है। वो तो आपका कैटरेक्ट अलग चीज हो जाता है, ये आपको फिर उसे कैसे हटा सकते हैं, ये आपका बाय ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसेस से हटाते हैं। तो एक एक करके जानेंगे। अब आता है दृष्टि पटल या रेटिना।
दृष्टि पटल जो है यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुगराई कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। या जो आपका रेटिना या दृष्टि पटल जो है आपका क्या है, एक सूक्ष्म झिल्ली, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुगराई कोशिकाएं क्या होता है, आपके रोड सेल्स और कोन सेल्स आपकी कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुगराई कोशिका सक्रिय हो जाती है। अगर आपका प्रदीप्त होने पर, वहां पे प्रदीप्त है आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुगरी कोशिकाएं क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और विद्युत सिग्नल पैदा करती है। और कौन सिग्नल पैदा करती है, विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर क्या हुआ, सुगरी कोशिकाएं वहां पे क्या हो गया, सक्रिय हो जाती है और वहां पे विद्युत सिग्नल पैदा करती है। कहां पे, दृष्टि पटल पर। और ये सिग्नल तंत्रिकाओं कहां, मस्तिष्क तक, माथा तक, ब्रेन तक क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और फिर मस्तिष्क क्या करता है, जो विद्युत सिग्नल था उसको क्या करता है, व्याख्या करता है और फिर हम वस्तु को देख पाते हैं। फिर बोलते हैं कि वो वस्तु क्या है, कुर्सी है, ये बुक है या फैन है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे, आपके दृष्टि पटल पे बनता है। कैसा आपका जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकृति, आपका क्या, आपका जो ये होता है उसका क्या बोलते हैं, प्रकृति, वो कैसा होता है, आपके उल्टा एवं वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। अब आता है काचाब द्रव, विट्रस हुमर। यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है। एक क्या, जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से, ठीक है, दृष्टि पटल से लेकर पूरे नेत्र में गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाब द्रव से घेरता है। मीन्स कि एक जेली आपका होता है, जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो आपका अभिनेत्र लेंस और रेटिना, ठीक है, दृष्टि पटल के बीच में क्या होता है, गोलक बनाने में, नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग क्या है, कच्चाभ द्रव से क्या होता है, द्रव से भरा होता है। कार्य इसका क्या है, या नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, या जो नेत्र गोलक है उसको आकार प्रदान करने में किसका हेल्प है, मदद किसका है, कच्चाभ द्रव का मदद है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। रेटिना तक जो आपका प्रकाश पहुंच रहा है लेंस से होकर, वो क्या, इसी द्रव से गुजरता है वहां तक। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या आता है, दीर्घ तंत्रिका। अब आता है दीर्घ तंत्रिका। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पक्ष भाग से निकलकर मस्तिष्क से एक हिस्से से जुड़ता है। यह तंत्रिका, जो दीर्घ तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व जो है वो कहाँ, नेत्र गोलक के पक्ष, पीछे वाला भाग से निकलकर कहाँ तक जुड़ता है, मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। इसका कार्य क्या है, या रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल के रूप में संवेदनाओं द्वारा क्या, आपका मस्तिष्क या ब्रेन तक क्या करता है, पहुंचाता है। इसका काम क्या है कि जो रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बना उसको कहां से कहां तक, रेटिना से लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाना का काम है दीर्घ तंत्रिका का। ये समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को क्या कर सकता है, समायोजित कर लेता है, ठीक है, समंजन क्षमता कहलाती है। मीन्स कि अपना वो फोकल लेंथ को, ठीक है, फोकस दूरी को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, समायोजित कर लेता है। तो उस लेंस को, उस अभिनेत्री लेंस के क्षमता को क्या कहेंगे आप, समंजन क्षमता कहते हैं। मीन्स की द एडजस्टमेंट, वो अपना फोकस दूरी की, अगर आपका कहां से कहां तक, 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसका इमेज मेरा रेटिना पे बनता है, नेत्र के द्वारा रेटिना पे बनाता है। तो वही पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या, कि हर एक साइज में, हर एक दूरी पे क्या होता है कि आपके लेंस, जो अभिनेत्र लेंस है उसे क्या करता है, एडजस्ट, फोकस दूरी को एडजस्ट करके वो अपना स्क्रीन पे क्या करवाता है, इमेज या प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि अभिलेंस लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। कि ऐसा नेत्र में की वक्रता में परिवर्तन
वक्रता, अगर नेत्र की वक्रता में परिवर्तन हुआ तो आपका फोकस दूरी पे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस, आपका जो फोकस लेंथ, आप फोकस दूरी बराबर होता है आपका रेडियस या त्रिज्या, वक्रता का त्रिज्या बाय 2 होता है, यही होता है ना। तो अगर आपका त्रिज्या में, अगर वहां पे वक्रता में, नेत्र की वक्रता में अगर परिवर्तन हुआ तो आपका फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाती है। तो नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। अगर नेत्र का वक्रता क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नेत्र की वक्रता बढ़ने पर, नेत्र का वक्रता बढ़ता है, नेत्र का, ठीक है, नेत्र का साइज अगर बढ़ेगा तो आपका फोकस दूरी घट जाएगा, और जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे पश्चमाभी पेशियां। पश्चमाभी पेशियां क्या होता है, शिथिल होता है। जब पश्चमाभी पेशियां मेरा क्या है, शिथिल, रिलैक्स में है, तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पश्चमाभी पेशियां मतलब सिलियरली मसल मेरा जब रिलैक्स में रहेगा, शिथिल में रहेगा, तो लेंस क्या होता है, पतला में होता है, और फोकस दूरी क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। पतला लेंस होगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगर पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ती है, ठीक है, सिकुड़ती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, कंट्रक्शन में जाती है, तो इसका लेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पश्चमाभी पेशियां शिथिल में है, रिलैक्स में है, तो लेंस क्या होगा, पतला में होगा। पतला लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में है, तो लेंस आपका क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब चलते आगे, मानव नेत्र की देखने की सीमा। मानव नेत्र की सीमा, लिमिटेशन ऑफ विजन, क्या होता है, कहां से कहां तक मानव नेत्र का देखने का सीमा कहां से कहां तक हो सकता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। आपका क्या कहां से कहां तक होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा जो है कहां, अनंत होती है। तो क्यों पूछा कि आपका न्यूनतम दूरी आपका वस्तु को देखने के लिए मानव नेत्र से कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। और अगर वही पूछे स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे अनंत। समझ में आ गया। अब आता है निकट बिंदु, नियर पॉइंट। निकट बिंदु किसको बोलेंगे, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है, तो स्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। कि आपका निकट बिंदु किसको बोलेंगे, वह न्यूनतम दूरी अगर जिस पर रखी कोई वस्तु को क्या बिना तनाव के, बिना नेत्र के तनाव के, बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, निकट बिंदु कहते हैं। समझ आ गया। सामान्य देखने की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर सामान्य देखने की न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर होती है। अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से कितना, 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। मीन्स की निकट बिंदु आपका किसी भी स्पष्ट देखने के लिए आंख से जो दूर रखना है, कितना दूरी पर रखना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब आता है क्या, नेत्र आगे आगे आता है दूरबिंदु। दूरबिंदु व दूरवतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। अब आता है दूरबिंदु, फार पॉइंट किसको बोलेंगे, वह दूरवतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, तो उस दूरबिंदु को हम क्या बोलेंगे, दूरबिंदु कहलाता है। कि वह दूरवतम, वह लार्जेस्ट डिस्टेंस, दूरी जहां से क्या कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, तो उस नेत्र का क्या हो जाएगा, दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो आपका दूर बिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। अब आगे आता है क्या, कि दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। दृष्टि दोष एवं उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, कि क्या किस किस तरह का आपके दृष्टि दोष हो सकते हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपका कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता जो है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या करता है, खो देते हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपरिवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है और इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, नेत्र धीरे धीरे अपने असमंजस क्षमता जो उसका वो खो जाता है।
ठीक है, कुछ दिक्कत हो गया एज के कारण या आपका कुछ विटामिन के कारण या प्रोटीन्स के कारण क्या हो गया, दिक्कत में आ गया, तो समंजस सत्ता क्या हो जाता है, धीरे धीरे खो देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते। तो इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति जो है वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को आराम से स्पष्ट से नहीं देख पाते हैं। तो नेत्र में अपरिवर्तन दोषों के कारण दृष्टि क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। अपरिवर्तन दोष के कारण क्या हो जाता है, दृष्टि जो है धुंधली हो जाती है। तो इस दृष्टि को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद तो कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टल लेंस, जो क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दुधिया या धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद क्या है, कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्या हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। उम्र हो जाने के बाद जो बूढ़े लोग का ये बीमारी होता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, लेंस आपका दुधिया या धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहते हैं। कारण कैसे होता है, मोतियाबिंद क्रिस्टल लेंस के दुधिया एवं धुंधला हो जाने के कारण होता है। मोतियाबिंद जो है क्रिस्टल लेंस पे क्या हो जाता है, आपका दुधिया एवं धुंधला हो जाने के कारण आपका क्या हो जाता है, ये मोतियाबिंद हो जाता है। निवारण, इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जाता है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे आप क्या कर सकते हो, सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा हम उसे ठीक कर लेते हैं। क्या होता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस आपको लगाया जाता है, ठीक है, और आपके जो नेचुरल लेंस है, ठीक है, प्रकृति लेंस जो है आपका क्रिस्टलीय लेंस, उसको काट के उसे हटा दिया जाता है। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में बोलते हैं उसको माइपिया। माइपिया जो होता है, निकट दृष्टि दोष में माइपिया में कोई व्यक्ति अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है, दृष्टि पटल के पहले क्या हो जाता है, बन जाता है, मीन्स की रेटिना से पहले। मीन्स की निकट दृष्टि दोष में आप क्या कर सकते हो, निकट का जो वस्तु है, निकट में जो वस्तु रखा हुआ है उसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, लेकिन वही अगर दूर में ऑब्जेक्ट वस्तु रखा हुआ है तो उसे आप स्पष्ट नहीं देख पाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु क्या हो जाता है, अनंत पर ना होकर कहाँ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है, दूर से नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब जो दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके पहले आपका इमेज आपका प्रतिबिंब बन जाता है। अब आता है कारण जो आता है, कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभी लेंस का जो वक्रता है, उसका जो साइज है, ठीक है, आपका वो क्या हो जाता है, रेडियस या व्यास जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अभी लेंस की जो वक्रता है, फोकस दूरी, ठीक, ये क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाना या उसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये दोनों मेन कारण है निकट दृष्टि दोष का। निवारण कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे हम क्या, अवतल लेंस, अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस दोष को, निकट दृष्टि दोष को आप किससे, अवतल लेंस को उपयोग करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख, इसका आपका जो फिगर, आपको आकृति देख लेना है सामान्य स्थिति में, और आपका जब निकट दृष्टि दोष होता है उस केस में आपको देख लेना है, फिर उसका निवारण आपको देख लेना। तो पहला हम जानते हैं स्थिति 1, हम जानते हैं कि दूर बिंदु अनंत पर होता है या एक सामान्य स्थिति। अगर हम जानते हैं कि दूर बिंदु अगर अनंत पर होता है तो एक ये सामान्य स्थिति है। अनंत पे, ये दूर पे क्या हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, आपका वस्तु रखा हुआ है, वस्तु रखाए हुए हैं, वस्तु से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण बाद ये आपका जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया से क्या होगा, अपरिवर्तन हो जाएगा, कुछ आपके प्रकाश अधिकांश यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ से, आपके पप्पिल से, पुतली से आपका रेज पास हुआ, उसके बाद कहाँ गया, क्रिस्टलाइन लेंस पे गया, क्रिस्टलाइन लेंस जाने बाद तो क्या हो जाएगा, ये इमेज आपका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन गया, अपरिवर्तन होने के बाद आपका रेटिना पे या दृष्टि पटल पे आपका बन गया। ये क्या है, आपका सामान्य स्थिति। स्थिति 2,
जब अपरंतु इस प्रकार के दोष में दूरबिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। लेकिन अगर आपका निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आपका जो अनंत बिंदु है वो कहाँ पे, नेत्र के पास आ जाता है। तब इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को तो देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस दोष में ग्रसित जो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति है वो क्या, नजदीक रखा हुआ दोष वस्तु को तो देख लेता है लेकिन वो दूर रखा हुआ वस्तु को नहीं देख पाता। तो इसका कारण यह है कि दूरबिंदु आंख के पास आ जाती है। जो दूरबिंदु वो कहाँ जाती है, आंख के पास आ जाता है। इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने या रेटिना के पहले बन जाती है। तो देखिए प्रकाश किरण आरेख, तो प्रकाश किरण आरेख देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका जो आपका पहले दूर में रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका क्या आ गया, नज़दीक में आ गया। क्या हो गया, दूरबिंदु जो नज़दीक में आ गया। नज़दीक में आ गया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल रेज जाएंगे, सब समांतर रेज लेके गए। क्या हो गया, कॉर्निया से पास हुआ। कॉर्निया से पास होने के बाद क्या, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस से पास हुआ। अपवर्तन होने के बाद देखो रेटिना पे ना बनने के रेटिना से क्या हो गया, पहले उसका इमेज या प्रतिबिंब बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, जब उसमें हम निवारण संशोधन देखते हैं। निवारण संशोधन देखते हैं तो क्या होता है इसमें कि इस स्थिति के निवारण के लिए हम लोग किसी उपयोग क्षमता के अपसारी या अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अवतल लेंस को यूज करके, अवतल लेंस को यूज करके। अब आता है अवतल लेंस दूर से आती प्रकाश की किरणों को अपसारित कर वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर दृष्टिपटल रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाते हैं। बोलता है क्या, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं आप, ये क्या लेंस को यूज करके, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, रेज को, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने के बाद डाइवर्ज करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपसरित कर देता है। तो कर वस्तु मीन्स ये वस्तु का पहले क्या बनाया, अवतल लेंस, ये आपका इमेज बनाया कहाँ पे, निकट पे। दूर का जो है वो कहाँ पे बनाया, निकट पे बनाया। निकट पे बनाने के बाद फिर उसका इमेज का आपका रेटिना पे जो बन रहा है प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन रहा है। समझ आ गया। तो जिससे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर देखे वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, मानो कि यहाँ पे आपका दूर पॉइंट पे, दूर बिंदु पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। पहले रेज यहाँ पे समांतर रेज आपका लेके गया, पहले कहाँ से पास होगा, आपका अवतल लेंस से पास होगा। अवतल लेंस से पास होने बाद क्या होगा, ये आपका डाइवर्ज करेगा, ये आपका यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, अपसरित करेगा। अपसरित करेगा तो लगेगा कि इसको जब पीछे एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे फोकस पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का, ये वस्तु का, ये आपका जो प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, वो यहाँ पे बना। अब यहाँ पे बनने के बाद उसे क्या किया, फिर आपको लगा कि ये आपका डाइवर्ज करेगा यहाँ पे, तो लगेगा इसका वस्तु कहाँ है, आपका निकट पॉइंट पे, निकट बिंदु पे है, निकट बिंदु पे है। तो इसे फिर क्या करेगा, यहाँ से आपका कॉर्निया में जाएगा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण वहाँ से जाने के बाद कहाँ, आपके लेंस में जाएगा, क्रिस्टलाइन लेंस में जाएगा। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, अपवर्तन करने के बाद उसे कहाँ बना देगा, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे आपका प्रतिबिंब बना देता है। तो ये आपको समझ में आ गया, निवारण समझ में आ गया, ठीक है, कारण समझ में आ गया, और आपका निकट दृष्टि दोष क्या होता है वो भी आप समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ये फिगर आपको ट्राई कर लेना है, घर में बना लेना है 2 से 3 बार, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये एग्जाम में आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसमें आपका दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख लेता है, लेकिन निकट रखी हुई वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उस बीमारी को, उस दोष को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु जो है, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है। कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। निकट बिंदु कितना होता है, 25, सामान्य आंख का जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो आपका निकट बिंदु है, आपका जो दीर्घ दृष्टि दोष है, उसके पास जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है,
25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, दूर चला जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। मीन्स कि इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है दीर्घ दृष्टि दोष का, जो निकट बिंदु वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल के पीछे बनता है, दृष्टिपटल के पीछे बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर पर रखना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पठन सामग्री को, अगर पठन वाला बुक है हो गया, किताब हो गया, रामायण वगैरह जो आपका पढ़ने का न्यूज़पेपर हो गया, तो उसे आप देखे होंगे बूढ़ा लोग को क्या करते हैं, पेपर को अपने से दूर करके पढ़ते हैं क्योंकि वो क्लियरली दिखे, क्योंकि उसे क्या हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, वो दूर का देख ले रहे लेकिन नज़दीक का नहीं दिख पा रहे। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर से क्या करते हैं, दूर पे रखते हैं, तो वो आसानी से क्या कर लेता है, पढ़ लेते हैं। तो अब आता है कारण, कैसे होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो कारण आपका ये है क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो क्या अत्यधिक हो जाने के कारण आपका क्या हो जाता है, आपका ये बीमारी दीर्घ दृष्टि दोष आ जाता है। या दूसरा बोले तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र का जो गोलक है वो क्या जाना, छोटा हो जाना, ये या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना, अत्यधिक हो जाना, बढ़ जाना, ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष का कारण बनता है। अब आता है निवारण। निवारण इसे हम ठीक करने के लिए इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी या उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। इस दोष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उत्तल लेंस को यूज करके, उत्तल लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। अब आता है दीर्घ दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख। इसका आकृति देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जो इस दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से हट जाता है। एक सामान्य नेत्र में जो आपका निकट बिंदु होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जो इस दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, हट जाता है। एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, तो ये क्या हो गया, आपका नियर पॉइंट हो गया, एन हो गया। ठीक है, ये एन आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपका क्या है, वस्तु है। ये वस्तु क्या हो गया, बिंदु। ये आपका रेज, आपका प्रकाश की किरण कहाँ पे जा रहा है, कॉर्निया पे जा रहा है। कॉर्निया से क्या हुआ, कॉर्निया से आपका क्या होगा, अधिकांश परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आपका क्रिस्टलाइन लेंस में गया, क्रिस्टलाइन लेंस में जाने के बाद क्या, ये आपका दृष्टि पटल पे आपका प्रतिबिंब बना देता। स्थिति 2 क्या बोलता है, ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, जो आपका दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु क्या हो जाएगा, समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर दूर चला जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से क्या दूर चला जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। मीन्स कि इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, आपके रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एन है, एन से क्या हुआ, ये आपका पहले जो नियर पॉइंट है, आपका निकट बिंदु, वो कहाँ दूर चला गया। ये आपका ये था, ये कहाँ दूर चला गया, निकट बिंदु कहाँ दूर चला गया। तो और मेरा क्या वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये आपका क्या फोकस, जो फोकल लेंथ का दूरी है वो क्या बढ़ जाना, फोकल लेंथ का दूरी क्या घट, ठीक है, और आपका आई लेंस जो है अत्यधिक हो जाना, और आपका जो आई बॉल है वो छोटा हो जाना। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि यहाँ से रे गया, प्रकाश की किरण निकला, प्रकाश की किरण निकलने के बाद कॉर्निया से पास हुआ, कॉर्निया से पास होने के बाद कहाँ, क्रिस्टलाइन लेंस से पास हुआ। क्रिस्टलाइन से आपका क्या, जो आपका रेटिना पे ना बनने के, दृष्टि पटल पे ना बनने के क्या बन जा रहा है, दृष्टि पटल के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस स्थिति में उसका निवारण कैसे करते हैं, तो एक उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। ये एक आप अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस से हम इस बीमारी को क्या कर सकते हैं, इस दोष को हम ठीक कर सकते हैं। उत्तल लेंस नज़दीक रखी वस्तु से आती प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अभिसारित कर देगा। अभिसारित मतलब ये कन्वर्ज करेगा, रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह अर्थात दृष्टि पटल पर बनाता है तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक रखे वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है।
फिर वो अगर आप वहाँ पे उत्तल लेंस का यूज कर लेते हो, उपयोग करके क्या होता है कि जो प्रतिबिंब आपका वस्तु का प्रतिबिंब कि जो आपका नज़दीक पॉइंट पे है, नज़दीक बिंदु पे है, वो दृष्टि पटल पर बन जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो आपका एन डैश यहाँ पे नज़दीक बिंदु है, नज़दीक बिंदु क्या करता है, आपका जो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, वहाँ से क्या रेज जाएगा, रेज जाने के बाद क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो ये लगेगा कहाँ पे, आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो वस्तु है कहाँ है, दूर पे है। कहाँ पे है, दूर पे है, दूर पे है, वैसा लगेगा। फिर आपका यहाँ पे आपका क्या, फिर ये अपवर्तन करने के बाद कहाँ पे आपका, कहाँ आपका दृष्टि पटल पे आपका प्रतिबिंब बना देता है। तो समझ में आ गया, निवारण समझ में आ गया, दूरदृष्टि दोष क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, कौन लेंस आप ठीक उसी को ठीक कर सकता है वो भी हम समझ में आ गया, और आपका कारण कैसे होता है वो भी हम सीख लिए। अब चलते हैं आगे की ओर। जरा दृष्टि दोष, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष आयु में वृद्धि होने के, ठीक है, आप बुढ़ापा आने पर कि वायु में वृद्धि हो जाने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है। अगर आपका वायु धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है तो आपका जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और अधिकांश व्यक्ति का जो निकट बिंदु है ये क्या है, हाइपरपैपिया का स्पेशल केस है, दूरदृष्टि दोष का स्पेशल केस है। ठीक है, तो अधिकांश व्यक्तियों का क्या होता है, निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है, तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि निकट जो दृष्टि निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, और किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है दोनों दोष आ जाते हैं, दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ आ गया। कारण इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण है। इसमें क्या होता है कि उसे आप क्या कठिनाई, जो आपके नज़दीक के वस्तु रखा हुआ है उसे देखने में क्या होता है, कठिनाई होता है। किसके कारण होता है, या दोष पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। पहला उसका जो सिलियरली मसल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक पड़ने के कारण आपका होता है। दूसरा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा क्या हुआ गया, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन जो है आपका वो इसमें कमी आ जाने के कारण ये हो सकता है क्या, आपका जरा दृष्टि दोष। निवारण, इसे डिफॉक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। डिफॉक्सी बोले तो कनकेव आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह के लेंस को यूज करके उपयोग करके आप उसे जरा दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। डिफॉक्सी लेंस, समान प्रकार के डिफॉक्सी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, जो आपके ऊपर वाला भाग होता है वो अवतल लेंस होता है, और यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। मानो ये आपका गूगल है, गूगल में आपका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग में क्या आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या हेल्प करता है, दूर वाला ऑब्जेक्ट को, दूर वाले वस्तु को देखने में हेल्प करता है। और नीचे वाला जो है वो क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है ये आपका क्या निकट वाला वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। समझ आ गया। तो निचला भाग में आपका उत्तल लेंस लगा रहता है, और आपके ऊपर वाला भाग में क्या लगा रहता है, आपके अवतल लेंस लगे रहते हैं। स्पर्श लेंस, स्पर्श लेंस क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं। आपके स्पर्श लेंस जो होता है, कॉन्टैक्ट लेंस, क्या होता है कि आपके कॉर्निया के ऊपर लगा दिया जाता है। चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं, परंतु ये विशेष रेशेदार जेली वत पदार्थों से बने होते हैं तथा सामान्य लेंस की तुलना में काफ़ी छोटा होते हैं। स्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस को सीधा आंखों की सतह पर लगाया जाता है। ये डायरेक्ट कहाँ पे, डायरेक्ट आपका आंखों की सतह पर लगाया जाता है स्पर्श लेंस। अब आता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपका क्या होता है, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये देखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हुआ,
प्रकाश इंटर किया, प्रवेश किया, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म, यह एक तिकोना कांच का स्लेब होता है जिसके 2 चतुर्भुजकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तिकोना आपका क्या होता है, कांच का स्लेब होता है। ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म में आपका जो है 2 त्रिभुजकार एक, और ये आपका 2 त्रिभुजकार होता है, और इसमें 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है। 1 2 3, 3 आयताकार और 2 आपका त्रिभुजाकार आधार होते हैं। ये पृष्ठ पर एक दूसरे पर क्या होता है, झुके होते हैं। ये प्रिज्म पर क्या होते हैं, एक पृष्ठ पर एक दूसरे पर क्या होता है, झुका होता है। देखो एक दूसरे से झुका हुआ है ना, तो ये झुका होता है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो आप प्रिज्म कोण किसको बोलोगे, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे आपका एक साइड आपका ए बी है और दूसरा क्या है, बी ए सी है, तो आपका जो एंगल ए है वो क्या है, प्रिज्म कोण है। एंगल ए क्या है, प्रिज्म कोण है। अब चलते हैं यहाँ पे देखो अच्छा से देखना। ठीक, यहाँ पे आप देखो पी मेरा क्या है, आपतित किरण है। पी मेरा क्या है, आपतित किरण है। ईएफ जो मेरा है अपवर्तित किरण है, और आपका एफएस जो है वो निर्गत किरण है। ठीक, ए आपका क्या होगा, पहले आपका क्या, एयर से ग्लास गया, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गया। उसके बाद दूसरा आपका ग्लास से कहाँ, एयर गया, आपका कांच से हवा में गया, ब्रिज। ठीक है, तो आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये आपका क्या है, आपका प्रिज्म कोण है। एंगल डी जो है, एंगल डी कहाँ पे, यहाँ पे। एंगल डी जो है आपका क्या है, प्रिज्म, ये आपका विचलन कोण है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एंगल। ठीक है, डाइवर्जेंट एंगल बोलते हैं, विचलन कोण है। एंगल आई किसको बोलेंगे, आपके आपतित किरण और आपका अभिलंब से जो बना एंगल कोण बना है उसे हम क्या बोलेंगे, आप आपतन कोण बोलोगे। अपवर्तन कोण किसको बोलेंगे, अपवर्तन कोण आप बोलोगे किसको, अभिलंब और आपका अपरिवर्तित किरण से जो बना हुआ है बीच का कोण उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। निर्गत कोण किसको बोलेंगे, निर्गत कोण अभिलंब और आपका निर्गत किरण से जो बना एंगल है, कोण बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। तो आपका जो विचलित एंगल है, विचलन कोण क्या करो कि आपतित किरण जो है उसे आप एक्सटेंड करो। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट ले जाओ। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो आपका निर्गत कोण है, निर्गत किरण, उसको पीछे तरफ आप खींचो। जहां पे ये दोनों बिंदु मिलेगा उसके बीच का जो एंगल बनेगा, कोण जो बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे विचलन कोण बोलते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब आगे की ओर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। यहाँ पी क्या है, पी आपका आपतित किरण है। अभी फिगर में देखें, पी क्या है, आपतित किरण है। ईएफ जो है अपरिवर्तित किरण है, और एफएस क्या है, निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी में पर प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो एक इधर आपका होगा, एक इधर झुकेगा आपका अभिलंब की तरफ। अभिलंब के तरफ क्या हो जाएगा, लाइट आपका जो है वो आपका प्रकाश की किरण क्या करेगा, झुकेगा या मुड़ेगा। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि जब आपका एक इधर हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। दूसरे पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। आप एसी पर देख रहे हो तो कहां से, कांच से किधर जा रहा है, वायु में प्रवेश करती है। तो प्रकाश की किरण जो किधर आपका मुड़ेगा, वो आपका अभिलंब के दूर की ओर, अभिलंब से दूर की ओर क्या करता है, मुड़ता है। जब आपका वायु, ठीक है, प्रकाश की किरण कांच से वायु की ओर जाती है। तो अब आता है नोट, प्रिज्म की कांच के घनाकार स्लेब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है।
तो प्रिज्म की कांच जो है घनाकार स्लेब की जो आपका तरफ अपवर्तन के सभी नियम जो होते हैं वो सारा अपवर्तन का नियम क्या करता है, वो पालन करता है। अब आता है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश है, सादा व्हाइट लाइट है, उसका स्प्लिटिंग विक्षेपण देखते हैं। अब आता है क्या, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब आप सूर्य की प्रकाश को क्या करें, ठीक है, सूर्य की प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर पास करवाते हैं तो ये विभिन्न वर्णक्रमों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है और प्रकाश के अवयवी वर्णों से इस बैंड को, ठीक है, एक बैंड पे या स्क्रीन पे, ठीक है, पर्दा पे आपका सारा जो आपका अलग अलग कलर के लाइट है वो आपका बैंड बनता है। उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो एक आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के क्या किए, प्रिज्म से आपका व्हाइट लाइट पास करवा दिए, आपका श्वेत प्रकाश पास करवा दिए। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन करेगा फिर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपका प्रिज्म से जैसे पास करेगा वो 7 कलर में क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। तो ये क्या होता है, विव जियोर होता है। क्या होता है, विव जियोर, विव जियोर। तो इस वर्णक्रम को विव जियोर से दर्शाया जाता है। तो V फॉर वायलेट होता है बैंगनी, I फॉर इंडिगो होता है जामुनी कलर, और आपका B फॉर ब्लू होता है नीला कलर, G फॉर ग्रीन होता है हरा, Y फॉर होता है येलो पीला, और O आपका नारंगी होता है, R फॉर रेड होता है, A आपका लाल कलर का होता है। तो आपके जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना हुआ है और उसी का नाम आप कैसे याद रखते हो, विव जियोर। कैसे याद रखोगे, विव जियोर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ताकि इनका कर्म याद रखने में सहायक हो, हेल्प हो, इसलिए हम लोग इस वर्णक्रम को क्या, विव जियोर से दर्शाते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, श्वेत प्रकाश पुंज वहाँ से पास करवाए, पास करने के बाद क्या हुआ कि ये अपतित किरण था, अपतित किरण से ये क्या अपवर्तक किरण में आपका चेंज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आपका स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका यहाँ बन गया क्या, विव जियोर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। कांच का प्रिज्म। तो विक्षेपण, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। जो विक्षेपण किसको बोलते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन हो जाना विक्षेपण कहलाता है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स की स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड विक्षेपण या डिस्पर्सन बोलते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की को क्या बोलते हैं, विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो जो आपका कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश को सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या, सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग ने आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले स्पेक्ट्रम का यूज किए थे, प्राप्त किए थे। क्या किए, श्वेत प्रकाश जो आपके थे आइजैक न्यूटन, वो क्या किए, श्वेत प्रकाश लिए, पहला प्रिज्म ले लिए, पहला प्रिज्म से क्या करवाए, वो अपना श्वेत प्रकाश को ये स्पेक्ट्रम बना दिए, बल्कि 7 लाइट में 7 कलर में 7 रंगों में आपका विव जियोर के फॉर्म में तोड़ दिए। लाइट तोड़ने के बाद फिर वो आपका 7 लाइट को फिर क्या किए, उल्टा प्रिज्म से पास करवा दिए। उल्टा प्रिज्म से क्या करवा दिया, उल्टा प्रिज्म एक आपका ले लिया गया, उल्टा प्रिज्म से ले गया तो फिर वहाँ देखा क्या, श्वेत प्रकाश उनको मिल गया, कहाँ पे, पर्दा पे, स्क्रीन पे उसे श्वेत प्रकाश मिल गया। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए कि अगर श्वेत प्रकाश को एक बार अगर आप प्रिज्म से पास करवाते हो तो बैंड आपके क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम मतलब कि 7 कलरों का बैंड मिलेगा, 7 रंगों का बैंड मिलेगा। फिर वो 7 कलर बैंड को उल्टा प्रिज्म से अगर हम पास करवा देते हैं तो क्या, श्वेत प्रकाश हमें पर्दा पर मिल जाता है। तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया तथा एक दूसरा प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रिज्म के किरण का पुंज प्राप्त किया तथा बतलाया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है
और उन्होंने बताया क्या कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश वो 7 रंगों से मिलकर बना है। यह बतलाया कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। जो अगर ये भी बताए कि जो भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है वो क्या श्वेत प्रकाश कहलाता है। अब आता है प्रकाश की श्वेत किरण। प्रकाश की श्वेत किरण विभिन्न आवृत्ति के किरणों का सम्मिश्रण है। प्रकाश की जो श्वेत किरण है वो विभिन्न आवृत्ति के किरणों का क्या है, सम्मिश्रण है। अतः जब प्रकाश की श्वेत किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, जब प्रकाश की श्वेत किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो अलग अलग आवृत्ति की किरणों की गतियां अलग अलग तरीके से कम होने के कारण अलग अलग कोणों पर झुक जाती है तथा प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। मतलब कि आपका ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश की श्वेत किरण को जब विभिन्न आवृत्ति के किरणों का क्या है, विभिन्न मतलब कि 7 कलर 7 रंगों का वो क्या है, सम्मिश्रण है। कौन? श्वेत किरण। और इसमें आप बोल सकते हैं कि अतः जब प्रकाश की श्वेत किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, एक प्रिज्म से हम क्या करते हैं उस श्वेत प्रकाश को पास करवाते हैं, तो ये अलग अलग कलरों में अलग अलग रंगों के किरणों में क्या हो जाता है, गतियां अलग अलग होने के कारण, वो कम होने के कारण, ठीक है, अलग अलग गति होने के कारण क्या हो जाता है, अलग अलग कोनों पर झुक जाती है। प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिस स्पेक्ट्रम को क्या वहाँ पे 7 कलरों का बैंड देखने, 7 रंगों का बैंड देखने का मिलता है। सबसे पहले और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बोलता है, लाल रंग के किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग का जो सबसे किरण है उसका आवृत्ति, उसका आपका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अतः यह सबसे कम कोण पर मुड़ती है, इसलिए वो सबसे कम कोण पे मुड़ती है। इसका गति, लाल रंग का गति भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कोण में सबसे कम मुड़ती है, सबसे कम क्या होता है, वो झुकता है। अब जबकि बैंगनी रंग के किरण, बैंगनी रंग के वायलेट कलर आपका किरण की आवृत्ति सबसे कम होती है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण, बैंगनी रंग का आवृत्ति सबसे कम होने के कारण ये आपका सबसे ज़्यादा अधिकतम कोण पर क्या होता है, मुड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि विभ जियोर की तरफ, विभ जियोर की तरफ अगर जा रहे, भी से आर की तरफ जा रहे, तो आपका जो आवृत्ति है, आवृत्ति वो क्या होता है, बढ़ता है। आवृत्ति बढ़ता है और बोल सकते हैं गति भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर आप बोल सकते हैं क्या, आपका जो विचलन कोण है, विचलन कोण क्या है, घटता है। विचलन कोण क्या है, घटता है। अब होता है क्या, लाल रंग तथा बैंगनी रंगों की आवृत्ति अर्थात गति में इस अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर तथा बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई जाती है। लाल रंग और बैंगनी रंगों की आवृत्ति और गति में अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग को ऊपर, सबसे ऊपर दिखाते हैं और आप बैंगनी रंग को सबसे नीचे दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उसका आवृत्ति और गति के अंतर के कारण दिखाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक परिघटनाएं, नेचुरल फेनोमेना जो आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, आपके वर्ल्ड में जो आपके प्राकृतिक परिघटनाएं हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती रहती है जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती है। हमारे आसपास जो है बहुत सारी घटनाएं होती रहती है जो प्राकृतिक कारण से होती है। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहा जाता है। जो घटनाएं प्रकृति के कारण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक घटनाएं, परिघटनाएं कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष का बनना, पहला रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। दूसरा आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, ठीक है, वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रतीत होना इत्यादि, ये सब आपके जो हो रहे हैं ये आपके प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण को से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परिवर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। तो जिस माध्यम से वह आई होती है इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि आपका आपतित कोण है, आपतित कोण क्या हुआ, माध्यम एक से माध्यम दूसरे माध्यम में जा रहा है, माध्यम के तल से ऐसे कोण में आपतित होता है। तो ये क्या हो गया कि आपका रिफ्लेक्शन ना
ठीक है, अपवर्तन ना होके क्या हो जाए, ये आपका आपतित कोण उसी मीडियम में, उसी माध्यम में चला जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। अब आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपका वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तन से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करे। तो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त प्रकाश की किरण जो है अधिक परावर्तनता से क्या हो, कम परावर्तनता के माध्यम की ओर प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश आपका क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपका क्या आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की होता है। आप देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पे अपवर्तन होना चाहिए, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, ठीक है, ये आपका, फिर आपका वहाँ पे डिस्पर्सन होना चाहिए। तो 3 कारण से आपका क्या स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तभी आपका इंद्रधनुष का बनता है। वर्षा होने के बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है, वर्षा होगा तभी हमें क्या इंद्रधनुष दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट आपके बूंद बूंद बिंदु, जो आपके पानी के बूंद बूंद हैं आपके वातावरण में, वो क्या काम करता है, लेंस की तरह बिहेव करता है। किस तरह का, लेंस तरह का, और आप प्रिज्म की तरह काम करता है। और अगर वहाँ से आपका सूर्य की प्रकाश पास करता है तो क्या करता है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है, अपवर्तन करके आपका 7 लाइट में क्या करता है, 7 कलर में तोड़ देता है, और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट होने के कारण ये आपका इंद्रधनुष का बन जाता है। तो इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला क्या है, स्पेक्ट्रम है। जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है, जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो वहाँ पे परिक्षेपण होने के कारण क्या आपका बनता है, इंद्रधनुष बनता है, जिसमें सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित करती है। जिसमें सूर्य को ये आपतित जो प्रकाश हुआ, वहाँ पे प्रकाश गिरे हैं, सूर्य के प्रकाश आपतित हुए हैं, ये बूंदे क्या करता है, अपवर्तित कर देता है और विक्षेपित कर देता है, मतलब डिस्पर्स कर देता है। तत्पश्चात उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती है, फिर उसे क्या करता है, आंतरिक परावर्तित करता है, आंतरिक परावर्तित करता है। अंततः जल की बूंदे से बाहर निकलने के समय प्रकाश को पुनः अपरिवर्तित करती है, ठीक है। अंततः फिर जल की बूंद से फिर बाहर निकलता है। ये आपका बोल सकते हैं कि आपका ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो यहाँ से आपका सूर्य का प्रकाश गया, सूर्य का प्रकाश यहाँ से इंटर किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परिक्षेपण, यहाँ पे आपका विक्षेपित होगा और अपरिवर्तित होगा। फिर उसके बाद यहाँ 7 कलर में ये आपका टूटेगा, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन होगा, आंतरिक परिवर्तन होगा, फिर आपका यहाँ से क्या, ये कलर आपके बाहर आ जाएंगे, ये कलर आपके, या फिर आपका क्या इंद्रधनुष का इस तरह से बनता है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप में होगा वो आपका अपरिवर्तित और विक्षेपित होता है, फिर दूसरे में जो आपका होता है क्या, आंतरिक परावर्तन होता है, फिर तीसरा क्या आपका ये होता है अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। फिर पुनः तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है, जो आपका जल में है वो कैसा, प्रिज्म की तरह काम करता है, और परिणाम स्वरूप सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के अपोजिट में, उल्टा में दिशा में, विपरीत दिशा में क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदे क्या प्रिज्म की भांति कार्य करता है, इंद्रधनुष का बनना, वहाँ पे क्या हो गया, जो जल की बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह काम करता है। वर्षा होने के बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, वर्षा होगा तभी आपका इंद्रधनुष बनेगा। तीसरा, इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है।
इंद्रधनुष जो है आकाश में जल की जो सूक्ष्म बूंदें हैं उससे आपका दिखाई देने वाला क्या है, स्पेक्ट्रम है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। वो हमेशा कहाँ, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ये आपका प्रकाश के परिक्षेपण के कारण आपका एक काम होता है, आपका बनता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे आता है क्या, वायुमंडलीय अपरिवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हमारे वायुमंडल में वायु की समानता दो परतें हैं, एक गर्म वायु तथा दूसरी जो है ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती है। आपके वायुमंडल में समानता दो परतें हैं, एक गर्म वायु का और दूसरा ठंडी वायु का, जो दो मिलकर दो भिन्न भिन्न क्या बनाते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसका जो माध्यम का है दोनों का अलग है। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु का होता है हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है, और ठंड वायु जो थोड़ी भारी होती है वो पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करता है, ठीक है, ये आपका अपवर्तक उस पर जो होता है ज़्यादा होता है। ठंडी वायु में सघन माध्यम का कार्य करता है, और आपका गर्म वायु जो है वो विरल माध्यम का कार्य करता है या काम करता है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इससे होकर जो आपका प्रकाश गुजरता है तो उसमें क्या, किरण में अपवर्तन होता है, क्योंकि अगर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो लाइट जो है, प्रकाश की किरण जो है वो किधर मुड़ेगा, ये आपका अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि आपका वो कहाँ से कहाँ, ज़्यादा अपवर्तक, कम अपवर्तक से आपका कहाँ, ज़्यादा अपवर्तक तरफ जा रहे हैं। दूसरा आपका वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती रहती है। वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण बहुत से आपकी परिघटनाएं होती रहती है, जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना इत्यादि। ठीक है, सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी से पहले ज़्यादा देर तक दिखाई देना और उगने से पहले दिखाई देना, ये आपका क्यों होता है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण या वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। अब आता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण। तारों का टिमटिमाना, तारे वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कि अगर तारे आपका टिमटिमाता है वो किसी कारण होता है, ये आपका वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। कि आपका पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का क्या होता है, प्रकाश निरंतर क्या करता है, अपरिवर्तित होता जाता है, अपरिवर्तित होते जाता है। तो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के असमान अपरिवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है। तो उस तारों से जो आपका प्रकाश की किरण आ रहा है आसमान से, अपरिवर्तन से होने के कारण क्या होता है, उसका पथ जो है, उसका रास्ता जो है लगातार क्या करता है, बदलता है, उसका हमेशा रास्ता क्या करता है, बदलता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। जिसके कारण क्या है, तारा को जो आभासी स्थिति है उसका वो भी बदलते रहता है। चूंकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हम टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। फिर अगर क्या बोला कि आपके जो बहुत बार आपका क्या होता है, वहाँ पे अपरिवर्तन होने के कारण जो आपका प्रकाश की किरण का जो असमान क्या होता है, बदलता रहता है, उसका पथ लगातार क्या होता है, बदलने के कारण आपका जो तारे की आभासी स्थिति भी क्या होता है, बदलती रहती है। चूंकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में जो मेरा प्रकाश की मात्रा क्या होता है, झिलमिलाती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है, कोई तारा कभी चमकीला दिखता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि हम तारे को टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं सूर्योदय होने से पहले हम सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना।
ये किसके कारण होगा? वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण आपका सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद तक आपको कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देता है। तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, वायु हल्की होती जाती है, वायु हल्की होती जाती है, वायु जो है हल्का होते जाता है, क्योंकि ऊपर आपका हॉट एयर है और आपका एटमॉस्फेयर में आपका क्या है, कोल्ड एयर है। ठीक है, पृथ्वी के आसपास आपका क्या है, कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है। सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से आने वाली किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाता है? सूर्य होने के पहले या सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से जो आपके किरण आ रहे हैं वो किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि आपका कहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपका किरण जा रहा है, इसीलिए आपका किरण अभिलंब की ओर किरण क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, हमारी आंख तक पहुंच जाती है और हमारा आंख तक पहुंच जाता है। जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं, जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हमें सूर्य की आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है, और हमें क्या, वो जो सूर्य का जो आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल प्रतिबिंब इमेज है, वो क्षैतिज से क्या है, उसका जो हॉरिजॉन्टल रीजन है, हॉरिजॉन्टल रीजन से क्या ऊपर दिखाई देता है, जबकि सूर्य उस समय वास्तव में क्षितिज से क्या होता है, नीचे होता है। मानो कि यहाँ पे ये आपका होरिजन है, होरिजन से मानो कि सूरज यहाँ पे हो, यहाँ पे उदय हो रहा है, तो क्या ये दिखता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के कारण सूर्य आपका यहाँ पे दिखता है। ठीक है, और आपका सूर्यास्त होने के बाद आपका सूर्य ओरिजिन से क्या नीचे चला गया, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण आपका सूर्य कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जबकि सूर्य उस समय क्या है, वास्तव में क्षितिज के नीचे, ये क्या है, क्षितिज है। ठीक, वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्योदय का मतलब ये है क्या, कि क्षितिज को अगर पार कर लिया है तो सूर्य का वास्तविक सूर्योदय हो गया। सूर्य की आभासी स्थिति, इस स्थिति में सूर्य अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, वास्तविक स्थान से क्या, थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, जो वास्तव में सूर्य की स्थिति नहीं होती है, जो वास्तव में क्या, सूर्य का स्थिति नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं सूर्य की आभासी स्थिति, इसे ही सूर्य की आभासी स्थिति कहते हैं। अब आता है आगे, प्रकाश का परिकिरण, लाइट स्कैटरिंग। आप क्या देखेंगे, लाइट स्कैटरिंग देखेंगे। तो हमारा वायुमंडल सूक्ष्म कणों तथा धुआं के कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के अणु आदि कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। अगर मेरा वायुमंडल में सूक्ष्म कणों तथा धुआं के कण, जल के सूक्ष्म बिंदु बूंदे, धूल के कण, वायु के अणु, ये सब है, तो उसे हम बोलते हैं कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल में कोलाइडल विलयन के सूक्ष्म कणों से टकराती है, जब प्रकाश की किरण का पुंज गुच्छा, ठीक है, उसका बंडल ऑफ लाइट, जब वायुमंडल में कोलाइडल विलयन जो है उससे सूक्ष्म कणों से उसके टकराते हैं, तो सूर्य की किरण असमान तरह से अपरिवर्तित हो जाती है। असमान तरह से मीन्स कि आपका इधर उधर आपका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे सूर्य की प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, जिसे सूर्य का क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मीन्स कि आप बोलो कि एक लाइट पास करवा दिए सूर्य के प्रकाश और एक कोलाइडल विलयन से, आप क्या हुआ, वो जो कोलाइडल विलयन में आपके कण जो प्रेजेंट है, छोटे छोटे कण, उससे क्या हुआ, लाइट आपका टकराया, प्रकाश आपका टकराया, टकराने के बाद जो सूर्य के किरण है वो असमान तरफ से क्या हो गया, परिवर्तित हो गई, परिवर्तित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण, जो प्रकाश के परिकिरण से आपका जो परिघटना होते हैं उसका उदाहरण, प्रकाश के परिकिरण से होने वाली बहुत से परिघटनाएं होती रहती है जो हमें देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका क्या होता है, प्रकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र का जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ मतलब लाल दिखाई देना, ठीक है। तो आपका गहरे रंग समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आपका लाल दिखाई देता है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण आपका दिखाई देता है। अब आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो होता है,
पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों तथा धुआं के कण, जल की सूक्ष्म बिंदु बूंदे, धूल के कण, वायु के अणु आदि का विषमागी मिश्रण है। ये आपका जो वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है वो सूक्ष्म कणों का क्या है, जैसे बूंद बोलते हैं, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के कण, धुआं के कण, वायु के अणु, ये सब का क्या है, विषमागी मिश्रण है। जब प्रकाश की किरण का पुंज बंडल जाता है, पास करता है वायुमंडल में निर्लमित सूक्ष्म कणों से क्या करता है, टकराती है, तो उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो उस किरण का मार्ग क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव आप देखे होंगे घर में कहीं कहीं छिद्र रहता है, वहां से आपके वायु का कण दिखता है, वायु, ठीक है, कण दिखते हैं, वायुमंडल के सूक्ष्म कण दिखते हैं, और वहां लगता है किरण की तरह आपका बन रहा है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट आपके जंगलों में दिख जाएगा, आपके घर से अगर कहीं कहीं वेंटिलेटर है वगैरह लगा हुआ है, वहां से आपको दिख जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्या, टिंडल प्रभाव के उदाहरण। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। जब मानो कि एक आपका रूम में धुआं भर दो, और धुआं वाला रूम में क्या करो, एक सूक्ष्म छिद्र से क्या कोई पतला प्रकाश किरण वहां पे प्रवेश करवा दो, तो ये परिघटना आपको देखने को, टिंडल प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जब किसी घने जंगल के वितान कैनोपी में अगर हम घुस जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। पूरा घना जंगल में अगर सूर्य का प्रकाश आपका आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वहां पे आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। जंगल के कुआसे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का परिकिरण कर देती है, तो ये सभी घटनाएं कोलाइडल विलयन की उपस्थिति के कारण हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडल विलयन क्या है, वायु, धूम, कोहरा, दूध, धुआं, जेली, क्रीम, ये सब आपके क्या है, आपके कोलाइडल विलयन है। प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं, अब देखते हैं परिघटनाएं देखते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, स्वच्छ आकाश का क्या हो रहा है, नीला दिखाई देना, तो इसका आवृत्ति जो होता है, आपके छोटे छोटे जो कलर है, सबसे विवजियोर, ब्लू कलर हो गया, ये सब कलर हो गए, उसका जो आपका अणु आपका, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें, आपके कोलाइडल विलयन में। वहां से टकराने के बाद क्या होता है, ये लाइट को वहां से टकरा देता है, छोटी छोटी वेवलेंथ वाली लाइट, जो कलर के लाइट होते हैं, उससे वो टकराता है। टकराने के बाद वो क्या करता है, स्कैटर कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है, ठीक है, स्कैटर करना, प्रकीर्णन कराना, तो यही हमारा क्या है, प्रकाश का और स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, ठीक है, छोटी तरंग दैर्घ्य है, उसमें क्या है, छोटी तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। मीन्स कि आप ये कह सकते हो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का जो छोटी तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ जो आपका नीले रंग का है, वो क्या है, छोटा है, किसके कंपेयर में, लाल रंग के कंपेयर में, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो किसको, आपके नीले रंग को क्या अधिक प्रबलता से क्या करेगा, प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और जो प्रकीर्णित हुआ कौन कलर हुआ, नीला प्रकाश हुआ, नीला प्रकाश प्रकीर्णित हो गया, वही हमारे नेत्र में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो हमें क्या लगता है कि आकाश नीला दिखाई देता है। मानो कि आप स्वच्छ आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, कि आपके जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वहां पे क्या है, कोलाइडल विलयन है, वहां पे क्या बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, आपका धुआं का कण है, ठीक है, धूल का कण है, वायु का कण है, ठीक है, आपके जल के कण है, तो वहां से आपका क्या, जो आपकी छोटी तरंग दैर्घ्य वाली जो आपके हो गए नीले रंग, ये सब आपका क्या होता है, अधिक प्रबलता से क्या हो जाता है, वहां पे प्रकीर्णित हो जाते हैं। और आपका जो लाल रंग है, उसको क्या कर प्रकीर्णित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका वेवलेंथ आपके जो कण है उससे बड़ा होने के कारण वो आपका पास हो जाता है, ठीक है। तो प्रकीर्णित हुए नीला प्रकाश हमारे आंखों तक, नेत्रों तक क्या होता है, पहुंचता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, प्रकाश जो हमें क्या लग रहा है, नीला देखने में लग रहा है। अब आता है अंतरिक्ष आतरियों को आकाश काला दिखाई देना। अंतरिक्ष आतरियों को आकाश क्यों काला दिखाई देता है, वहां पे आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल नहीं है।
जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ कण नहीं है, जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यदि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब पृथ्वी से भी आकाश काला ही प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को की आकाश क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आप समझ गए कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं हो पाएंगे, और प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं हो पाएंगे तो आपको क्या, आकाश आपको काला दिखाई देगा। तो सिंपल सी जवाब है इसका, वायुमंडल का ना होना, एटमॉस्फेयर का ना होना। अब आता है गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना। गहरे समुद्र का जल क्या दिखाई देना, आपका नीला दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला, संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से क्या करता है, सोखता है, और अधिकांश नीले रंग आपस आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पे, छत्ता पे पड़ रहा है, सत्ता पे क्या करना, पड़ रहा है, तो समुद्र का जो जल नीले रंग की अपेक्षा क्या होता है, नीले रंग की अपेक्षा जो लाल हो गया, पीला हो गया, संतरी हो गया, जो आपका सबसे ज़्यादा तरंग, ठीक है, तरंग वर्ग गया वेवलेंथ वाला, जो ज़्यादा लाइट होता है, कलर के लाइट जो ज़्यादा वेवलेंथ के कलर्स होते हैं वो क्या करते, ज़्यादा तेज़ी से सोख लेता, अब्जॉर्ब कर लेता। अधिकांश नीले रंग को जो क्या करता है, स्कैटर कर देता है, वो प्रकीर्णन कर देता है। तो वही इसी कारण हमें यही कारण है कि समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल दिखाई देना। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की लाल दिखाई देना क्या है, आपका यही प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर रहता है। सूर्य कहाँ, क्षितिज पर रहता है, हॉरिजन पे रहता है। क्षितिज पर स्थित सूर्य सर के ऊपर स्थित सूर्य से ज़्यादा दूरी पर रहता है। क्षितिज से आती हुई सूर्य की किरणों को ज़्यादा सघन वायुमंडल से गुजरते हुए ज़्यादा दूरी तय करना होता है। जब आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे आपका सूर्य कहाँ पे रहता है, क्षितिज पर रहता है। और क्षितिज पर रहने पर क्या होता है, सूर्य जब क्षितिज पर रहता है तो वहाँ पे आपका ज़्यादा सघन वायुमंडल से क्या होता है, वो गुजरता है, ज़्यादा दूरी तय करता है। और सूर्य तीज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश भाग जो होता है वायुमंडल में जो कोलाइडल विलयन है कणों के द्वारा क्या हो जाता है, परिकिरण हो जाता है। परिकिरण होने के बाद आपका इसलिए हमारे नेत्र तक क्या पहुंचता है, लाल प्रकाश, लाल रंग पहुंचता है। पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य जिसका वेवलेंथ ज़्यादा हो या अर्थात नारंगी तथा लाल रंग का होता है। जिसका जब से ज़्यादा वेवलेंथ होगा वही मेरा आँख तक पहुंचता है, और इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या लाल दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो छोटे वेवलेंथ वाले कलर्स हैं वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट बचा, कलर बचा, वो हमारे आँख तक पहुँचता है। इसी कारण हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देता है। अब आता है क्या, खतरे के सिग्नल में, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग। ठीक है, तो खतरे का सिग्नल देखते होंगे कि आपके रेलवे में आपका जो कलर क्या, लाल कलर का खतरा कलर माना जाता है कि लाल कलर है तो गाड़ी को रोको। तो ये खतरे कलर सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, उसका वेवलेंथ तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। तुलना करें वेवलेंथ तो लाल कलर का, लाल रंग का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरण होता है। अगर लाल रंग कोहरा है, ठीक है, या आपके धुएं है, धुएं वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी क्या कम परिकिरण, कम मतलब कि स्कैटर करता है, कम बिखरता है। तो तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है। कम तरंग, ठीक है, अधिक तरंग दैर्घ्य या बोल सकते हैं अधिक वेवलेंथ होने के कारण इस रंग का प्रकाश जो है अधिक दूर तक जाता है, या दूर देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अगर या दूर से हम देखें, दूर से इस लाल रंग को देखें तो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग ही दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नलों में हम क्या लाल रंग का उपयोग करते हैं।
नोट, जिन वर्णों का परिकिरण हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देता है। जिस कलर का, जिस रंग का कलर आपका क्या हो जाता है, रंग आपका परिकिरण हो जाता है, वो आपका वर्ण दिखाई नहीं देगा। जिस वर्ण का परिकिरण नहीं होता वह बना रहता है और वह दिखाई देता है। जिस वर्णों का परिकिरण हो जाना वो वर्ण आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और जिस वर्ण का आपका परिकिरण नहीं होता वह आपको दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो ये आपका मानव नेत्र और हम क्या संसार, रंग बिरंगा संसार आज हम लोग पढ़े, आप जाने, ठीक है। थैंक यू।